जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों 6 सेमेस्टर का जियोग्राफी का ये क्लास है, पेपर 1 है। ठीक है, 6 सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जियोग्राफी के। ठीक है, तो ये पेपर 1 है और मॉडल पेपर ये आपका क्लास 4 है। ठीक है, 3 क्लास मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है और आपको मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा के दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप जा कर के आराम से सभी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, सभी में आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो सभी मॉडल पेपर को देखना आपके लिए अनिवार्य है। 6 सेमेस्टर भूगोल है और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उसका पेपर कोड GEO 305 है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। चले, इसमें टॉप 100 MQs विथ इम्पॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, नोट्स के साथ आपको मिलेंगे, जैसे 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, 6 सेमेस्टर में भी आपको उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी होने वाली है। चले आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं आपका पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें हमें। ठीक है, चले, और ये जो मॉडल पेपर है इसे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। चले पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका क्या पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है ये सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो केरल जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया इसमें, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो राजस्थान दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तीसरे का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है। तो जम्मू कश्मीर से केसर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें, भारत के रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी कौन सा राज्य इन चारों में से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और पंजाब में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है। तो कर्नाटक रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। छठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले सातवां प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि। वृष्टि है भैया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट या गेहूं, इनमें से कौन नगदी फसल नहीं है भैया। तो जो आपका गेहूं है यह नगदी फसल नहीं है। ठीक है, नगदी मतलब जिसे किसान बेच करके, ठीक है, नगद के रूप में कैश के रूप में पैसा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका गन्ना है, कपास है और जूट है। ठीक है, ये किसान बेच करके पैसा लेते हैं, इसे नगदी फसल बोलते हैं। बाकी गेहूं आपका नगदी फसल नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं कुछ आपको की पॉइंट्स पढ़ाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान दीजिए, अनाज और दालें नगदी फसल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनाज के अंदर जितने भी आते हैं और दाल के अंदर जितने भी आपके आते हैं वो सभी क्या है, नगदी फसल नहीं है। ठीक है, बल्कि खाद्य फसलों की श्रेणी में आते हैं। अनाज और दालें क्या है, खाद्य फसलों की यानी खाने वाली फसलों की श्रेणी में आते हैं। खाद्य पौधे जिन्हें किसान अपने और अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए उगाते हैं। ठीक है, खाद्य पौधे जैसे अनाज और दालें, ठीक है, उन्हें निर्वाह फसल भी कहा जाता है। अनाज और दालें को निर्वाह फसल भी कहा जाता है। अनाज में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और ज्वार शामिल है। वहीं नगदी फसलें वे व्यावसायिक फसलें होती हैं जिन्हें किसान मुख्य रूप से धन कमाने के लिए उगाते हैं। ठीक है, चलें, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर जरूर करेंगे साथियों आगे। चलिए नवा प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। गन्ना, तिलहन, कपास या फिर रबड़।
तो इसमें साथियों जो आपका रबर है, रबड़, ठीक है, ये आपका नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया इसमें, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं जिसमें रेशे निकलते हैं, ठीक है, रेशे निकलते हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं, सन है, कपास है, और आपका सॉरी इसमें नहीं है, ये है आपका कपास, सन और जूट, ठीक है, ये क्या है, ये रेशा फसलें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कपास, सन और जूट। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, झूम है एक, देखिए झूम एक कृषि झूम खेती होती है, ठीक है, झूम कृषि एक खेती होती है। डी ऑप्शन आपका दिया है कृषि का एक तरीका है, झूम खेती होती है एक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सब्जी उगाने में भारत दूसरे स्थान पे है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 12 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। चले 13 नंबर इसमें आपका क्या पूछा गया साथियों, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड का मुझे समय चाहिए। चले 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है इसमें, चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो नारियल उत्पादन में भारत का जो स्थान है तृतीय स्थान है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, त्रिपुरा, बंगाल, असम या फिर पंजाब। इन चारों में से कौन जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है आपका, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ, तो कुल्टी के साथ हुआ। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया कुल्टी की, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। देखिए भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी यानी आसनसोल पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स BIW के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो विशाखापट्टनम में तट आधारित इस्पात संयंत्र स्थित है। कौन सा संयंत्र है भैया, तो देखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित विजाट स्टील प्लांट भारत का एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चले 17 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर रूस के सहायता से। तो दुर्गापुर लौह संयंत्र आपका ब्रिटेन की सहायता से तैयार किया गया था, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1950 के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, जर्मनी के सहायता से हुई थी भैया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। देखिए इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, इसका उद्घाटन 1959 में हुआ था। किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ठीक है। चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट 1955 में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 1959 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। यह भारत के इस्पात प्राधिकरण द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा काफ़ी शानदार तरीके से। चलिए आगे देखिए आप, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित है, ठीक है। भिलाई इस्पात कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित है
और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, 1955 में बनाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ठीक है, चलिए ये सभी बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। अच्छा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में करी गई थी। किसकी सहायता से? यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा है, बहुत ही शानदार है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। ठीक है, रूस की सहायता से। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया मैंने किसकी सहायता से भैया? किसकी सहायता से? सोवियत संघ को। ठीक है, उस समय सोवियत संघ USSR बोला जाता था उसे। ठीक है, सोवियत संघ। चले ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, सोवियत संघ यानी भिलाई संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुई? तो रूस की सहायता से। देखिए कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में, ठीक है, सोवियत संघ देता है, कभी कभी रूस देता है, दोनों एक ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखते हैं आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट BSP भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। ठीक है, यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। ठीक है, रेलों का उत्पादन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेल के पुर्जे बनाए जाते हैं, डिब्बे वगैरह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस इस्पात जो वहाँ पर लोहे उत्पादन होते हैं, उस लोहे से क्या बनते हैं? रेलों के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955, ये 1955 लिखा है। ठीक है, हिंदी में लिखा है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदी में लिखा है। अगर आप लोगों ने बचपन में प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा होगा तो इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, 1955 ये लिखा है। इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है, कौन सा है? बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम, ये सभी रूस की सहायता से स्थापित करी गई थी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। खाद्यान्न मतलब अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। ठीक है, भरण पोषण की चीज़ें, चावल गेहूँ वगैरह ये सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? यानी गेहूं, धान, कपास या फिर गन्ना में इन चारों में से किसकी खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 का सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। 23 नंबर प्रश्न पूछा है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देता है। तो सबसे ज़्यादा उपज चावल देता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं व चावल के मामले में, ज्वार व तिलहन, गेहूं व आलू व चाय व कॉफ़ी। तो गेहूं व चावल के मामले में हरित क्रांति, ठीक है, सर्वाधिक सफल रही भारत में। प्रश्न नंबर 25 क्या है? गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का पूछा गया है, गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध आलू उत्पादन से है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। कहाँ पर कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में? तो गुजरात में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है आपका? गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश।
उत्तर प्रदेश गेहूं की अधिकतम पैदावार होती है उत्तर प्रदेश में, 28 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है आपका, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है आपका, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL की स्थापना की गई थी? तो 1974 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है? तो VISI, ठीक है, भद्रावती को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? यानी भारत की आज़ादी के बाद भारत में कौन से इस्पात कारखाने बनाए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है, यह भारत की आज़ादी के बाद बनाए गए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया साथियों, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो जो वस्त्र उद्योग है, ठीक है, ये वस्त्र उद्योग यह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है? वस्त्र उद्योग, ठीक है। 33 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 34 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो जो हुगली नदी है, ठीक है, हुगली नदी के किनारे सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए BA सेमेस्टर वाला आपको एकदम आसान भाषा में समझाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में चाय का सर्वोत्तम जो चाय होती है, सर्वोत्तम चाय, सबसे बढ़िया चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं असम में चाय की पैदावार, चाय पत्ती की सबसे ज़्यादा होती है। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब में? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है भैया। 38 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो केरल में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 आपको क्या पूछा गया है, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जो प्राकृतिक रबड़ है ये उत्पादित करने में भारत कौन से स्थान पर आता है विश्व में? तो तीसरे स्थान पर आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंडोनेशिया और ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? यानी कहाँ भारत जो लंबे रेशे होते हैं ये कहाँ से खरीदता है सबसे ज़्यादा? तो मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और पाकिस्तान से, ठीक है। इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पाकिस्तान से खरीदता है कि नहीं ये प्रेजेंट टाइम में तो पता नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और सूडान, ये दोनों है, तो पाकिस्तान से भी होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न आपका क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है? यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना, ठीक है, सतलुज नदी पर। पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 आपको क्या पूछा गया है, गोदावरी बेसिन कहाँ है? दक्षिण भारत में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत में 1936 में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसका दूसरा नाम क्या है, 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी स्थापना भी ध्यान रखेंगे 1936। चलिए प्रश्न नंबर 45 आपका क्या पूछा गया है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यानी भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क अभी ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। अच्छा, पढ़ने में तो नहीं मज़ा आ रहा है, लेकिन जब आपका ये आ जाता है पेपर में तो आपको समझ में नहीं आता है कि सर ने क्या पढ़ाया था। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो पूरा दिल लगा के, मन लगा के पढ़ा करिए, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जब आप परीक्षा में बैठते हैं और ये सारे प्रश्न आ जाते हैं, एकदम यही प्रश्न आ जाएगा तो आप सोचेंगे सर ये बताए थे कि ये बताए थे, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो बंगाल के बाघों के लिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, खासकर बाघों के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो कॉर्बेट डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, एशियाई हाथियों का आवास है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा है आपका, अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने की रक्षा के लिए, ठीक है, गज यात्रा का लोकार्पण किया। तो गज यात्रा का लोकार्पण कब किया गया था, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाथियों के लिए किया गया था, ठीक है, बाघों हाथियों। और इसमें आपका दिया है यहाँ पर सही से टाइपिंग नहीं हुआ, ठीक है, गैंडों के लिए। तो अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने गज यात्रा का लोकार्पण हाथियों के लिए किया था। 52 नंबर प्रश्न पूछा है, भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम एरिस्टोस्थनीज ने किया था, ठीक है। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एरिस्टोस्थनीज ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 52 का। चलिए प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है आपका, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। भूगोल की परिभाषा है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा गया है इसमें, यदि इतिहास कब, ठीक है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, तो यह कार्ल सावर ने कहा था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 आपका क्या पूछा गया है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ऑस्कर पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। चले प्रश्न नंबर आपका 56 क्या है, 56 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। चले 56 नंबर आपका है इसमें साथियों, रुको और जाओ नियतिवाद की विशेष विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो ग्रिफिथ, टेलर हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक या फिर केरल में। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में आता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा भैया,
दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 90% वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, आपका 59 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या है आपका, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, यानी आपका गर्मी में, ठीक है, उत्तर भारत में जो गर्म हवा बहता है उसे लूह कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, गांव में लूह कहते हैं। ठीक है, इसका सामान्य नाम है लूह, ध्यान रखेंगे। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 62 आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? तो इसमें जो प्राकृतिक गैस है यह ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर और सूर्य, ये क्या है, ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक गैस वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है। अब प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? यहाँ निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये क्या है, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ईंधन आपका वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 63 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत पौधा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या सौर ऊर्जा? तो इसमें जो सौर ऊर्जा है साथियों, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 65 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं तो गर्मी में जो हवा चलती है वह कैसे चलती है? तो वो जल से, ठीक है, मान लीजिए ये जल है, ये जल है और यह स्थल है, तो गर्मी में जल से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जल से स्थल की ओर। चले आपका ऑप्शन नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 पूछा है, शीत ऋतु में पवनों का उद्गम कहाँ से होता है? यानी जब ठंडी पड़ती है तो उस समय जो हवा चलती है वो हवा कहाँ से चलती है? तो वो हवा स्थल से चलती है, स्थल से जल की ओर। ठीक है, ये स्थल हो गया आपका और ये जल हो गया। तो ठंडी में जो हवा चलती है स्थल से जल की ओर चलती है, ध्यान रखेंगे। चले 68 नंबर प्रश्न क्या है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना किसने दी थी? तो फ्लोन ने दी थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, फ्लोन के अनुसार मानसून की जननी है जलवायु, मौसम, वाताग्र या जेट स्ट्रीम? तो वाताग्र फ्लोन के अनुसार मानसून की जननी होती है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, यह किसने कहा था कि मानसूनी पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन तापीय कारणों से न होकर ग्रही वायुक्रम के व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन का प्रतीक है? तो यह फ्लोन ने कहा था भैया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है साथियों, प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक तो ज़रूर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 71 क्या है, स्पेट किस देश का भूगोलवेत्ता था? तो स्पेट ऑस्ट्रेलिया का भूगोलवेत्ता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है, चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर बने वाताग्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चक्रवात वायुपुंजों के मिलने पर वाताग्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। यह किस भूगोलवेत्ता ने माना है? तो यह स्पैट ने माना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। 73 नंबर प्रश्न क्या है, उच्च स्तरीय वायु संचरण होता है? तो उच्च स्तरीय वायु संचरण जेट स्ट्रीम में होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है,
हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। यानी जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो उस समय जो खाद्यान्न ज़्यादा हो रहा था, तो प्रेजेंट टाइम में कौन सी खाद्यान्न है जिसकी अंश कम हो गई है, तो दलहन व मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, और भी चीज़ें होती थी। मोटे अनाज में जो जो चीज़ें आती हैं, और दलहन के अंतर्गत ये अनाज का अंश कम हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 74 का। चले, प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 76 क्या पूछा है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 77 है, 77 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो ये प्रश्न तो 100% आएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 78 क्या पूछा गया है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये गलत हो गया। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसके लिए मैं वेरी सॉरी मैं बोलता हूँ। ठीक है, देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। चले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब आप नहीं भूलेंगे, उम्मीद है। प्रश्न नंबर 79 है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है। बांस के उत्पादन से है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कितने लोग तो स्वर्ण लगा कर आते हैं, बहुत, ये प्रश्न तो हमेशा पूछता है, यह आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, हरित सोना क्रांति का संबंध बांस के उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 80 क्या है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYN का क्या मतलब है। तो HYN का मतलब होता है उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादक किस्म हाई एल्डिंग वैरायटीज, ठीक है, HY भी कहा जाता था। सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP नाम दिया गया था। ठीक है, ये IADP का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 81 आपको क्या पूछा गया भैया, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था। द्वितीय हरित क्रांति का उत्पादन चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के और दलहन के लिए, सभी के लिए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 क्या पूछा है, फसल बीमा योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था। तो 1 अप्रैल, ठीक है, पहले मैं डेट लिख देता हूं क्योंकि डेट भी पूछता है। तो 1 अप्रैल 1985 को फसल बीमा योजना का आरंभ हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 आपको क्या पूछा गया है, विभिन्न वायु पुंजों में, ठीक है, विभिन्न वायु पुंजों के मिलने से बने वाताग्र के कारण मानसून की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है। वह है, तो यह स्पेट है। सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 क्या पूछा गया है, क्राइड शिशु किसे कहते हैं। अल-नीनो और ला-नीनो प्रभाव को, ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, क्राइड शिशु। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 85 आपको क्या पूछा गया है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी। तो नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 क्या पूछा गया है आपका, हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था। तो 1966 से 68 के बीच अपनाया गया था।
डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 86 का। प्रश्न नंबर 87 क्या पूछा गया है आपका, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज का प्रचलन लाए गए थे। तो HYV बीज प्रचलन में लाए गए थे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 क्या पूछा गया है आपसे, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। ट्रंकुआर में, लखनऊ में, बालीगंज या फिर श्रीरामपुर में, बताइए। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो लखनऊ में। ठीक है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में लगाया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में। 88 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 क्या है आपका, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है। रेलवे डिब्बे का निर्माण चितरंजन में किया जाता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 90 क्या है आपका, कपूरथला में भी रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में स्थापित हुई, मुंबई में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले, प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। यानी तंबाकू सुर्ती वगैरह के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आता है विश्व में। चलिए, प्रश्न नंबर 92 क्या है आपका, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मछली से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। चले, मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, स्वच्छ जलीय मछली का, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 क्या पूछा गया है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। और भारत में कौन सा राज्य दूध उत्पादन में सबसे आगे है। तो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा 95 का। चले, प्रश्न नंबर 96 आपको क्या पूछा गया है, केंद्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान का मुख्यालय स्थित है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय उष्णकटिबंधीय कटिबंध बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले, 97 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा 27 का, सॉरी 97 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 97। प्रश्न नंबर 98 क्या पूछा गया है आपका साथियों, 98 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख मुख्य कारण क्या हैं। मानसून की उत्पत्ति के मुख्य कारण होते हैं, कौन होते हैं, बताइए। तो पूर्वी और पश्चिमी धारा होती है, ITCZ होती है और एल नीनो भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले, प्रश्न नंबर 99 क्या पूछा गया है आपसे, HYV बीजों में H का क्या मतलब है जो हरित क्रांति की प्रगति में सहायक थे। तो HYV में जो H का मतलब होता है, H का मतलब वो उच्च होता है। डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 में क्या पूछा है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है। H का अर्थ है हाई। ठीक है, पूछा क्या है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का अर्थ होता है हाई। यहाँ पर क्या पूछा है आपका, देखिए यहाँ पर पूछा है HYV बीजों में H का क्या अर्थ है। अगर बीजों में पूछेगा तो उच्च होगा। ठीक है, हरित क्रांति में पूछेगा, आपका हरित क्रांति में पूछेगा तो आपका हाई होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही शानदार ये दोनों प्रश्न हैं, दोनों काफ़ी शानदार तरीके से आप याद रखिएगा। ये आपके 100% रहे। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।